हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं सिरमा एसजीएस की। अब ये एक और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनी है, यानी कि एक ईएमएस प्लेयर है। इन कंपनीज को हम लगातार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इनके बिजनेसेस को हम समझ रहे हैं और इसका इंडस्ट्री एनालिसिस मैं पहले ही कर चुका हूँ इस चैनल पे। तो इंडस्ट्री एनालिसिस देखोगे तो बिजनेसेस थोड़े बेटर समझ आएंगे। बट अगर आपको है कि नहीं जी हमें तो बस बिजनेस बता दो, हम तो वही जानना चाहते हैं, तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आपको इंडस्ट्री एनालिसिस से पहले देखने की जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस है कि देख लो वैसे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 2004 में। बाद में कुछ एक्विजिशंस या कुछ हुआ है, तो इसलिए आप आज इसको जानते हैं सिरमा एसजीएस के नाम से। ये कंपनी एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनी है एंड इसका जो ओडीएम मिक्स है, यानी कि जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का मिक्स है इसके अंदर, ये टर्म आप लोगों को पता होगी। हम हर कंपनी के एनालिसिस में डिस्कस कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ओडीएम का मिक्स है इनका, वो 18 से 20% के अराउंड का है, विच आई वुड से इज वेरी गुड। सिरमा एसजीएस इज इन फैक्ट द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर आरएफआईडी प्रोडक्ट्स। एंड मेरे को एक बहुत अच्छी बात इस कंपनी की लगती है कि इनका कोई भी एक सिंगल कस्टमर 5% से ऊपर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर डिपेंडेंस वाला एस्पेक्ट जो हमने कुछ बिजनेसेस के साथ देखा है कि हो जाता है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है 3-4 कस्टमर्स के ऊपर, वो अगर चले गए तो क्या होगा, हाय तौबा, ये वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो वाली दिक्कतें नहीं आएंगी इनको। इनफैक्ट अगर आप ये इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, इन कंपनीज को देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा सिरमा इज वन ऑफ द बेटर प्लेस्ड कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री ड्यू टू दिस डाइवर्सिफिकेशन, ड्यू टू बीइंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ड्यू टू देयर मल्टीपल एबिलिटीज, जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब बिजनेस जान रहे हैं तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो समझना जरूरी हो ही जाता है। तो क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? आरएफआईडी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके अंदर ये लोग हैं। उसके बाद आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की असेंबली, इसके अंदर भी ये लोग हैं। एंड मेरे ख्याल से जो भी हम ईएमएस कंपनी यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है ये बिजनेस का, जो पीसीबीए की ओर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स लाइक चोक, ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्टर्स एक्सेट्रा, ये सब भी इन लोगों का पार्ट है बिजनेस का। एंड देन इनके पास एक अदर्स का सेगमेंट हो जाता है, जिसके अंदर मदरबोर्ड्स हो गए, मेमोरी डिवाइसेस हो गए। मेमोरी डिवाइसेस कैसे? अब मेरे जैसे गेमर को तो चाहिए ना यार फास्ट एसएसडीज हो गई, इनके पास ड्रैम हो गई, डीआरएएम जिसको हम कहते हैं, उसके बाद यूएसबी डिवाइसेस हो गए। तो ये सारी चीजें भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके बिजनेस स्ट्रेंथ की, तो मैं बहुत ज्यादा इस कंपनी से इंप्रेस हुआ था जब मैं इनके बिजनेस को समझ रहा था या इनकी एबिलिटीज देख रहा था बिजनेस करने की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी कंपनीज खराब है, इनसे नीचे, बिल्कुल भी नहीं। बट जब हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो मुझको किस चीज ने ज्यादा अट्रैक्ट किया, वो थी इनकी बिजनेस एक्यूमेन। तो मेरे को सबसे बड़ी एबिलिटी जो इनकी लगती है ना, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, टू अंडरस्टैंड द नीड। डिमांड पहले ही समझ लेते हैं कि किस चीज की आएगी, वो मेरे ख्याल से इन लोगों का बेस्ट पॉइंट हो जाता है। तो अब इस चीज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हाई प्रिसीशन कॉइल्स इन्होंने बनानी शुरू करी थी, जो हार्ड डिस्क के अंदर यूज होती हैं। एंड ये इसीलिए बना रहे थे क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में इस चीज की डिमांड थी, आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही थी। 2005 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी एंड उसके बाद ये यूएसबी भी बनाने लग गए, क्योंकि वहां पे भी डिमांड इनको दिख रही थी। इसी तरीके से हमने देखा कि ये सेटअप बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग में चले गए थे 2008 में। अब टेलीकॉम की अगर हम बात करते हैं, तो जब 3G एंटीना की जरूरत थी तो वो बनाए, उसके बाद जब 4G LTE आया तो उसके अंदर शिफ्ट किए, अब 5G के लिए काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जहां पे इन्हें बिजनेस दिखता है, जहां पे इन्हें मार्जिन दिखते हैं, जहां इन्हें लगता है कि हम पैसा बना सकते हैं, वहां पे ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज अ साइन ऑफ बिजनेस एक्यूमेन। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी केटर करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर भी सिर्फ एक चीज पे नहीं रुके, मल्टीपल कंपोनेंट्स में चले गए। तो 2007 में इन्होंने स्टार्ट किया था हॉल सेंसर पीसीबीए से, बट उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाद में टोल मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स, ये सब भी ये मैन्युफैक्चर करने लग गए। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री में जाते हैं
जो चीजें बना सकते हैं उसके ऊपर पहले ये अपना ढंग से एक्सपर्टीज दिखाते हैं एंड उसके बाद ये धीरे धीरे अपना बिजनेस वहां पे डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो इंडस्ट्री में भी डिपेंडेंस एक तरीके से नहीं करते अपनी एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही कंपोनेंट पे, एक ही प्लेयर पे। 2020 में हम देखते हैं तो कंट्रोलर्स ऑफ ईवी बैटरी सिस्टम्स बनाने लग गए हैं ये, तो अगेन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो जाता है वो। एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर है ही, और जैसे जैसे इनको जहां जहां अपॉर्चुनिटी दिखी वहां पे इन्होंने अपनी एंट्री करी है उस सेगमेंट के अंदर भी। तो गाइस हमें समझ आया कि इनका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है। बट अब किन किन इंडस्ट्रीज में है, उसका रेवेन्यू स्प्लिट कैसा है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल के अंदर 31% रेवेन्यू लाते हैं, कंज्यूमर से 32% आता है, ऑटोमोटिव से 20%, हेल्थ केयर से 8%, आईटी और रेलवे से 9%। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, एंड ये फ्लक्चुएट इसलिए होता रहता है, कभी कोई सेगमेंट अच्छा कर रहा है, कभी कोई सेगमेंट। तो आपको क्या देखना जरूरी है कि सेगमेंट वाइज ग्रोथ कितनी आ रही है, क्या सारे सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और जो सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं उनके इंडिविजुअली मार्जिन किस हिसाब से चल रहे हैं इनके, तो वो सारी चीजें देखो कौन कॉल से पता चल जाती है। ओवरऑल मार्जिन तो कंपनी के हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑल्सो हमने इनके प्रोडक्ट्स की बात करी थी, इनके जो डिफरेंट बिजनेस डिविजन है उसकी बात करी थी कि पीसीबीए हो गया, RFID प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हो गए, बाकी अदर प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो पीसीबीए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू में। इनफैक्ट अगर मैं पीसीबीए और RFID का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को क्लब कर दूं ना तो 90% के अराउंड चलता है, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अब ऑफ कोर्स देखो इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इतनी इंडस्ट्रीज में, इतने सबको केटर कर रहे हैं, इतने कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स भी बताऊंगा क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तो होंगी, तो 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं एंड 3 रिसर्च के सेंटर्स हैं, R&D सेंटर्स जिनको हम कहते हैं। अब उसके अंदर इनके पास 115 एम्प्लॉइज हैं, तो रिसर्च कैपेबिलिटीज आपकी अच्छी होनी जरूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर आप एक ODM प्लेयर हैं, यानी कि आप एक ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप कॉन्सेप्चुलाइज भी करते हैं प्रोडक्ट को, आप प्रोडक्ट को डिजाइन भी करते हैं, आप प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग भी करते हैं, आप उसकी टेस्टिंग भी करते हैं, आप फिर उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल भी आप ही लाके देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए R&D टीम होनी अच्छी बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट लिस्टिंग से लेके अब तक ही कंपनी के अंदर ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कंपनी जा रही है। अब इनके जो 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज हैं, मेरे को जान के बड़ी हैरानी हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, और खुशी भी हुई थी कि 2 तो इंडिया के अंदर हैं, एक चेन्नई में गुड़गांव में एंड एक है स्टुटगार्ट में, राइट। तो एक इनकी यूरोप में आ जाती है एक तरीके से, एंड वहां से भी ये कहीं ना कहीं बिजनेस, क्योंकि देखो इनका बिजनेस है बाहर का। अब वो बिजनेस इनका कितना है बाहर का, तो अराउंड 45 से 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट का रहता है इनका, एंड ये अगेन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे बहुत बारी, राइट। एंड किसी क्वार्टर में हो सकता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो, किसी में डोमेस्टिक ज्यादा हो, सो यू विल हैव टू सी दैट। बट आप ये जान पा रहे हैं इस एनालिसिस से, इस वीडियो से, कि ये डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड होने की वजह से होता क्या है कि अगर कहीं पे एक नेगेटिव प्रेशर सा भी है तो उसको ये कंपनी बड़े आराम से झेल जाती है। सो क्योंकि इनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बाहर भी है, आई थिंक दैट प्लेज वेरी वेल फॉर देम। अब अगर हम इनके मेजर कस्टमर्स के बारे में बात करें तो जो हमने सुने हुए हैं वो तो हो जाते हैं, जैसे TVS हो गया, HUL हो गया, उसके बाद आपका यूरेका फोर्ब्स हो गया, बट इनके और भी बड़े सारे मार्की कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं, एंड ये लगातार अपना बिजनेस बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम होता था, सिरमा SGS पढ़ रहे हो, लेकिन अब तो आप, तो हुआ क्या था, इन्होंने SGS टेक्निक्स को एक्वायर किया था 2021 में, और उसके बाद इन्होंने नाम कर दिया था सिरमा SGS। अब ये जो एक्विजिशन था, ये एक्विजिशन इनके लिए बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि नई मार्केट्स ओपन कर रहा था, नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ओपन कर रहा था, नए कस्टमर्स ओपन कर रहा था, और ये भी इस कंपनी की एक स्ट्रेंथ हो जाती है, विच इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। बट अब मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लब करूंगा इसकी सारी स्ट्रेंथ्स, ताकि आप समझ सकें इनके जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, और इनके फिर हम देखेंगे मार्जिन्स किस हिसाब से चल रहे हैं। बिकॉज मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, EMS कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मार्जिन्स की, और कोई इनमें दिक्कत नहीं होती ज्यादा। तो अब हम देखते हैं इस कंपनी की वेरियस स्ट्रेंथ्स क्या हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बिजनेस को और समझने से पहले, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं मोमेंटम को, जो कि मार्केट के अंदर इस समय आ रहा है बहुत अच्छे से, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी न्यूली लॉन्च सर्विस को,
वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर स्टॉक मार्केट जर्नी। और मुझे लगता है जब मार्केट्स के अंदर मोमेंटम है तब तो हमें पैसे बनाने पे फोकस करना ही चाहिए। तो ज्वाइन करें इस सर्विस को ताकि हम मिलकर मोमेंटम को ट्रेड कर सके। नाउ गोइंग बैक टू आवर वीडियो। सो सबसे पहले जिसके अंदर मैं बहुत डिटेल में गया था वो है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो इनका बिजनेस एक्यूमेंट शो करता है। This I would say is a very very big strength for this company. सेकेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब होता है क्या है कि ये कंपनी बहुत ढंग से एक्विजिशन टारगेट्स अपने देखती है, उनको एक्वायर करते हैं, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका हो जाता है और उसको फिर ग्रो करने में लग जाते हैं। सो दिस कंपनी बिलीव्स इन ग्रोइंग इनऑर्गेनिकली। और ऐसी एक और कौन सी कंपनी है ऑटो सेक्टर से जो इनऑर्गेनिकली ग्रो करती है? कोई नाम याद आ रहा है? मदरसन सुमी। अगर आपने ये पहचान लिया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि हाँ जी आपको पता था पहले से। बट मदरसन सुमी के साथ भी हमने देखा है वो इनऑर्गेनिक ग्रो करती है बहुत अच्छे से। बट वो क्या करती है, वो कहती है कि हमारा कस्टमर कह देना कि इस कंपनी को एक्वायर कर लो, इसका प्रोडक्ट हमें जरूरी है और इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम उस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और उसको टर्न अराउंड कर देते हैं। यहाँ वैसा केस नहीं है। यहाँ पर ये देखते हैं कि ग्रोथ कहाँ आ सकती है, उस कंपनी को एक्वायर करते हैं, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इफ डन वेल इज वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड ये कंपनी उसको ढंग से कर रही है। इस कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि डिपेंडेंस नहीं रहती आपकी किसी सिंगल कस्टमर पे। इनफैक्ट इनका कोई भी सिंगल कस्टमर 5% से ऊपर का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज दी ओडीएम मिक्स। ओडीएम के अंदर मार्जिन आपके बेटर होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक काम आप ही देख रहे हो। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो तो फिर आप रियलाइज करोगे कि डिजाइन सामने वाले का है तो मार्जिन आपके थोड़े कम हो जाते हैं वहां पे। तो ओडीएम मिक्स इनका अच्छा है, 18% के अराउंड है, 18 से 20% पे है। एंड ये भी अगेन फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग देयर रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है या ओडीएम से आ रहा है तो उस पर नजर रखनी जरूरी हो जाती है। बट फिर भी मैं कहूंगा 1/5 ऑफ द बिजनेस इज ओडीएम विच इज गुड। धीरे धीरे यहाँ पे अगर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी अच्छे से तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। अब गाइज हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्जिन्स की, क्योंकि मार्जिन्स जानने बहुत जरूरी हैं, राइट? तो मार्जिन्स कैसे हैं इसके? EBITDA मार्जिन इज अराउंड 11% विच आई वुड से इज वेरी गुड फॉर दिस इंडस्ट्री। एंड इसका जो पैट मार्जिन है वो 6% के अराउंड है, which I would say is not bad for this industry. बट आप समझ सकते हैं कि जो सिंगल डिजिट के मार्जिन है ना, यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहना जरूरी है। अगेन EBITDA मार्जिन आर गुड, डबल डिजिट में तो आ ही रहे हैं कम से कम, चाहे बस आ ही रहे हैं, टीन्स में भी नहीं है, मतलब डबल डिजिट क्रॉस ही कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू हैव मार्जिन्स इन डबल डिजिट्स, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी इस कंपनी पे मेरे ख्याल से नजर होनी चाहिए। दिस लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल कंपनी टू मी इन दिस सेक्टर। इस समय सेक्टर के टेलविंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा पुश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि कहीं ना कहीं इसको ग्रो किया जाए। एंड ये हम देख सकते हैं इन कंपनीज की परफॉर्मेंस में। इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आप अगर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 30 to 35% रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट भी अराउंड उतना ही कैगर से ग्रो करने की इस कंपनी को एक्सपेक्टेशन है, विच मेक्स दिस कंपनी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस टू ट्रैक एंड टू अंडरस्टैंड। अब गाइस बिजनेस एनालिसिस तो हो गया इसका पूरा, आपको समझ आ गया कंपनी करती क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इनके कंपोनेंट्स क्या क्या बना रहे हैं ये एक तरीके से, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इनके मार्जिन्स किस हिसाब से चल रहे हैं। अब बात आती है चार्ट स्ट्रक्चर की। चार्ट स्ट्रक्चर तो देखो आपको एक ही जगह पे मिलेगा एंड वो है फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज के एनालिसिस करने वाले हैं, यहाँ पे लगातार कर ही रहे हैं, हर हफ्ते एक वीडियो आप लोग के लिए आ ही रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय एंड जय हिंद।